नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात की थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं जैसे लोथल, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, गनवेरीवाला, चन्हूदाड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा, ये सारे स्थान कहाँ पर हैं, ये कौन सी नदियों के किनारे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनसे किन किन प्रकार के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, किस तरह के एविडेंसेस हमें मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि बनावली जो हरियाणा में है वहां से हमें मिट्टी का एक खिलौना मिला है जो कि हल की आकृति का है। एक टेराकोटा प्लाऊ हमको मिला है। ठीक इसी तरह साथियों, अगर आपको याद हो तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, प्लाउड फील्ड मिली है और दो फसलों को एक साथ बोने की जानकारी भी मिली है। धौलावीरा से हमें उत्कृष्ट जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है। एक बहुत ही एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पता चलता है। धौलावीरा में हमने देखा कि हमें 16 से भी अधिक रॉक कट पॉन्ड्स मिले हैं। 16 से भी अधिक हमें चट्टानों के द्वारा बनाए गए तालाब मिले हैं। रॉक कट हमें बहुत सारे शेल्टर्स मिले हैं साथियों। इसके बाद हम आगे बढ़े थे। हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो से, जो कि पाकिस्तान में सिंध वाले इलाके में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वहां से अन्नागार मिला जो सबसे बड़ी इमारत है पूरे सिंधु सभ्यता की। वहां से वृहद स्नानागार मिला जिसे जॉन मार्शल ने विश्व का एक आश्चर्य कहा है। वहां से हमें साथियों एक डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल भी मिली है। एक कांसे की मूर्ति मिली है, एक ऐसी लड़की की जो नृत्य की मुद्रा में है, जो डांसिंग पोस्चर में है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अलग अलग प्रकार की मोहरों के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हमने देखा कि लोथल, जो कि गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, साबरमती की ट्रिब्यूटरी, वह एक गोदीवाड़ा था, वहाँ एक डॉकयार्ड था और माना यह जाता है कि ये विश्व में गोदीवाड़े का प्राचीनतम साक्ष्य है। ये कहा जाता है कि ये दुनिया में डॉकयार्ड का सबसे अर्ली एविडेंस था। इस तरह की हमने अलग अलग बातों की चर्चा की थी। इस तरह हमने अलग अलग टॉपिक्स को स्टडी किया था। उम्मीद है कि उस लेक्चर को कम से कम 2 बार आप देखेंगे। दूसरी बड़ी बात कि इन चीज़ों को मैप में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने मैप में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो फिर साथियों आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी लेक्चर है। आज हम उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम टॉपिक को उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखें तो इसमें हमें आज क्या क्या पढ़ना है मैं जरा बता दूं। तो एक तो हमें सिंधु सभ्यता का उद्भव पढ़ना है, ओरिजिन पढ़ना है, जो हमने नहीं पढ़ा था। उद्भव के बाद हम विशेषताएं पढ़ेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ेंगे, ये विशेषताओं के साथ ही होंगे, और फिर हम पतन के कारणों को समझेंगे। तो आज हमें नगर नियोजन, कृषि, धर्म, समाज, इन सब के बारे में एक बेसिक जानकारी इकट्ठा करना है। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन को हमें गैदर करना है साथियों। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के उद्भव की, ओरिजिन की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। उससे एक और बात कि हमारे एक एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी के नाम से, वहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं साथियों। एक कोर्स जो वहाँ पर चल रहा है वो है जीके जीएस का कोर्स, जिसमें हम सभी वनडे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए पूरे जीके के सब्जेक्ट कवर करेंगे और इसमें 4 विषय मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। इतिहास इसी तरह से रहेगा, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। और दूसरा हमारा एमपीपीएससी का एक फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, अभियान 1.0 के नाम से, और इसमें साथियों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी और ये पूरा का पूरा मेरे गाइडेंस के अंडर में होगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, मेंटोरशिप रहेगा पर्सनल, तो एनी टाइम आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, इस पर्टिकुलर नंबर पर आप कॉल भी लगा सकते हैं। तो सब अब हम चर्चा करते हैं
सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, थोड़ा सा ना इसको समझने की जरूरत है मैप से। देखो, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन को लेकर के अलग अलग तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला सिद्धांत जो दिया गया है वो है आकस्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत, सडन ओरिजिन थ्योरी। इसी आकस्मिक उत्पत्ति के सिद्धांत को विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत या मेसोपोटामिया की उत्पत्ति का सिद्धांत या सुमेरियाई उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। साथियों, ये जो सडन ओरिजिन थ्योरी है इसी को हम फॉरेन ओरिजिन थ्योरी या सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी या मेसोपोटामियन ओरिजिन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो लोग थे उसमें जॉन मार्शल का नाम आता है, उसमें मार्टिमर व्हीलर का नाम आता है, तो जितने भी डी कौशाम्बी का नाम आता है, HD सांकलिया का नाम आता है, ये वो इतिहासकार थे जिन्होंने ये माना कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति भारत के लोगों ने नहीं की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति जो है वो भारत के लोगों ने नहीं की है, बल्कि मेसोपोटामिया से, आप ऐसे समझें कि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता है और यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो इन इतिहासकारों का मानना था कि मेसोपोटामिया के लोग इस क्षेत्र में आए, वो यहाँ पर रहने लगे और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की है। हालांकि अब ये प्रूफ हो चुका है कि ये बात पूरी तरह से गलत है। सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है, उन इतिहासकारों का नाम बताइए जिन्होंने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का विदेशी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉरेन इन्वेजन थ्योरी को प्रेजेंट किया। तो उसमें नाम है जॉन मार्शल का, उसमें नाम है मार्टिमर व्हीलर का, गार्डन चाइल्ड का। ये प्रमुख इतिहासकार थे। इसी में डी कौशाम्बी का नाम भी आता है और HD सांकलिया का नाम भी आता है। फिर दूसरा सिद्धांत जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो है आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, अर्थात आर्य ओरिजिन थ्योरी। आर्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से लक्ष्मण स्वरूप वत्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि और भी इतिहासकार इसमें शामिल थे, BB लाल शामिल थे और भी बहुत सारे इतिहासकार थे, पर मुख्य रूप से इसमें लक्ष्मण स्वरूप वत्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लक्ष्मण स्वरूप वत्स ने यह कहा कि देखो, हमें कालीबंगा जैसे इलाकों से, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, इन क्षेत्रों से हमें अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, इन क्षेत्रों से हमें फायर एल्टर्स मिले हैं और अग्नि वेदिकाओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग आर्यों के द्वारा किया गया है। वैदिक आर्यों ने बड़ी मात्रा में प्रयोग किया है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि शायद इस सभ्यता का विकास भी आर्यों ने किया था। दूसरा एविडेंस उन्होंने ये दिया कि जब ऋग्वेद में एक हरि यूपिया शब्द का उल्लेख किया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हरि यूपिया शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है ये हड़प्पा के लिए इस्तेमाल किया गया है। और साथियों, ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने कहा कि पुरंदर अर्थात दुर्ग को नष्ट करने वाला, जो सिटेडल को डिस्ट्रॉय करता है, उसको इंद्र कहा गया। तो इंद्र ने ही शायद इन दुर्गों का फिर विनाश किया होगा। तो एक थ्योरी उन्होंने मिला करके दी, मिक्स्ड थ्योरी, पर यह भी गलत है। आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया था। आर्य डिड नॉट डेवलप द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फिर एक और सिद्धांत आया और ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, अर्थात द्रविड़ ओरिजिन थ्योरी। द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत राखल दास बनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा दिया गया है। वही राखल दास बनर्जी जिन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो के बारे में पता लगाया था, 1922 में जिन्होंने मोहनजोदाड़ो के बारे में जानकारी दी थी। साथियों, तो राखल दास बनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि जो द्रविड़ लोग जो आज भारत के दक्षिण में रहते हैं, सदर्न इंडिया में अधिकांशतः द्रविड़ भाषा परिवार के लोग हैं, जो मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं, द्रविड़ लैंग्वेज से जुड़ी हुई हैं।
तो उन्होंने कहा कि जो द्रविड़ हैं इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया, लेकिन जब यहाँ स्थितियां बहुत बुरी हो गई तो ये पलायन करके दक्षिण भारत चले गए, ये माइग्रेट करके साउथ इंडिया चले गए। और इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। इन्होंने कहा कि आप देखिए ईरान और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान बलूचिस्तान का इलाका, ईरान का इलाका, यहाँ ब्राहुई समुदाय पाया जाता है। एक कम्युनिटी है जिसका नाम है ब्राहुई, और ये जो भाषा बोलते हैं, ये जो लैंग्वेज बोलते हैं, ये द्रविड़ परिवारों की भाषा से बहुत मिलती है, द्रविड़ फैमिली की लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा मिलती है। पर अभी भी इसको प्रूफ नहीं किया जा सका है। पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि शायद द्रविडियंस ही थे जिन्होंने सिविलाइजेशन को बनाया। अब आते हैं उस सिद्धांत के ऊपर जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, और ये है क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत, ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी। इंग्लिश में भी है, परेशान मत होना, ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी, क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। साथियों ये सिद्धांत मुख्य रूप से डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष, बाद में फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने भी इस पर अग्री किया। इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। डीपी अग्रवाल ने बहुत रिसर्च की है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और अमलानंद घोष ये सिद्धांत कहता है कि देखिए सिंधु घाटी जैसी बड़ी नगरीय सभ्यता का विकास आकस्मिक रूप से नहीं हो सकता। इंडस वैली जैसी एक बहुत मैसिव अर्बन सिविलाइजेशन ऑल ऑफ अ सडन इवॉल्व नहीं हो सकती। ये इसका ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है, इसका क्रमिक विकास हुआ है। मतलब पहले यहाँ छोटे छोटे गांव बने जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित थे, जो चैल्कोलिथिक पीरियड से थे। वही गांव धीरे धीरे विकसित होते चले गए। ताम्र पाषाण से कांस्य युग में प्रवेश कर लिया, कांस्य युग से अल्टीमेटली फिर वो सिंधु घाटी की सभ्यता में पहुंच गए। तो जैसे अभी भी होता है ना कि एक छोटा सा गांव है, आज जितने भी बड़े शहर हैं क्या वो हमेशा से शहर रहे होंगे? नहीं, कभी ना कभी वो भी गांव रहे होंगे। धीरे धीरे उनका विकास होता चला गया, कृषि का उत्पादन बढ़ते चला गया। कृषि उत्पादन बढ़ा तो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आया, तो व्यापार शुरू हो गया, और व्यापार के केंद्रों के रूप में शहरों का विकास हुआ। एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में इन शहरों का विकास होता चला गया। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत यही कहता है कि पुराने समय में आमरी संस्कृति, दम शदाद संस्कृति, सोथी और सिसवाल संस्कृति, इन्हीं संस्कृतियों के विकसित रूप में सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। इन्हीं कल्चर्स के एक डेवलप्ड फेज के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी। देखो ये मैंने समझा दिया है। प्रश्न साथियों बड़े सीधे सीधे आएंगे। आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा और एक एक करके इन्हें अच्छे से इनका आंसर दीजिएगा, ये याद रखना। कुछ फैक्ट मुझे आपको और बताने हैं। पिग्गट नाम के एक इतिहासकार हैं। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को ट्विन कैपिटल कहा है। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कह करके बुलाते थे। ये शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। देखो हड़प्पा सभ्यता में ना 3 राजधानियों का कंसेप्ट है साथियों। ये भी याद रखने वाली बात है कि 3 राजधानियों की संकल्पना है सिंधु घाटी सभ्यता में। एक राजधानी हो गई हड़प्पा, दूसरी हो गई मोहनजोदाड़ो और तीसरी कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को पिग्गट ने ट्विन कैपिटल कहा है, अर्थात जुड़वा राजधानी कहा है। कालीबंगा का जो कंसेप्ट है ये इतिहासकार दशरथ शर्मा के द्वारा दिया गया था। दशरथ शर्मा कहते हैं कि कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी माना है। हालांकि अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है, और रीजन भी बड़ा साफ है कि कालीबंगा को एक दीनहीन नगर कहा गया, क्योंकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, जो अर्बन प्लानिंग मिली है, वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी नहीं है। अधिक कच्ची ईंटों का प्रयोग है, सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं है, नालियां जो बनी हुई हैं उसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो एक ऐसा शहर था जो बन रहा था, पूरा बन नहीं पाया, और उससे पहले ही सभ्यता का पतन हो गया साथियों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चले, तो अब हम सबसे
महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जल्दी समझने की कोशिश करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। और यहाँ पर अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का अध्ययन करना है। इंडस सिविलाइजेशन के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। अब विशेषताओं में आप देख पाए कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नगर नियोजन के बारे में, अर्थात सबसे पहले हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में। फिर हम कृषि एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, स्क्रिप्ट लिपि, फिर सोसाइटी समाज, रिलीजन धर्म, पॉलिटी अर्थात प्रशासन कैसा था, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, मोहरे हम मोहरों की बात करेंगे और फिर हम कुछ अन्य बातों की चर्चा करेंगे, अन्य विशेषताओं को हम देखेंगे। तो इस तरह ना अब यहाँ पर आप देखोगे कि कल का लेक्चर अब आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये जो सारी बातें हम करेंगे ये हमारे अनुमान हैं। अनुमान क्यों है? क्योंकि लिपि को हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं और ये सारी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिली है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिली है दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले साथियों इसमें हम टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का अध्ययन करेंगे। देखो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे प्रमुख विशेषता है, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतना ज्यादा जो हम चर्चा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये दुनिया की उस समय की सबसे उन्नत और सबसे नियोजित शहरी सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इन कंपेयर टू कंटेम्पररी सिविलाइजेशन वॉज हाईली प्लान्ड एंड हाईली डेवलप्ड अर्बनाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है उसका सुनियोजित नगरीकरण, एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ये इतना अच्छा नगरीकरण था कि गार्डन चाइल्ड ने इसे भारत का प्रथम नगरीकरण या भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहा। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि गार्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय क्रांति था, जबकि महाजनपद काल भारत की दूसरी नगरीय क्रांति था। इंडस सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया का फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन था, whereas महाजनपद एरा was the second urban revolution of India। और इसमें एक अच्छी बात यह थी कि ये लोग पहले योजना बनाया है और फिर इन्होंने शहरों का निर्माण किया है। ये बड़ी अच्छी बात होती है। जैसे आजकल नई कॉलोनी बनती है, तो नई कॉलोनी ऐसे नहीं बनती कि लोग आते जा रहे हैं फिर उसमें रोड डल रही है फिर उसमें नालियां डल रही हैं, ऐसा नहीं होता। वो पहले से रोड बनाते हैं, नाली बनाते हैं और जल निकासी की व्यवस्था करते हैं, फिर उसमें लोग रहना शुरू करते हैं। तो सोच के देखिए कितने अच्छे स्तर का प्रशासन रहा होगा, कितने अच्छा कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग रही होगी, सामुदायिक समझदारी रही होगी कि पहले शहरों को प्लान किया जाता था और फिर उसमें घर बनाए जाते थे और लोग रहते थे। तो नगर नियोजन के अंतर्गत हमें कुल 6 बातों का अध्ययन करना है साथियों। हम सड़कों के बारे में पढ़ेंगे, रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, नगर विन्यास सिटी लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, जल निकासी एक और बहुत प्रोमिनेंट फीचर, एक और बहुत उत्कृष्ट विशेषता इनका ड्रेनेज सिस्टम, घर के विन्यास हाउस के लेआउट के बारे में हम पढ़ेंगे, ईंटें किस प्रकार की होती थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रमुख संरचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, मेजर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ें ना हम बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे और इसी तरीके का इजी प्रेजेंटेशन रहेगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो और समझने में सारी चीज़ें बहुत ईजी हो। देखो सबसे पहले हम दोस्तों सड़क की चर्चा करेंगे, रोड्स की बात करेंगे। आपने एक शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जरूर सुना होगा कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी।
पूरा का पूरा सिस्टम एक ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ था। इसको हम चेस बोर्ड पैटर्न भी बोलते हैं, चेस बोर्ड पद्धति भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ मैं सड़कें हाईलाइट करता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखो, एक मुख्य सड़क यहाँ से आ रही है साथियों, एक दूसरी मुख्य सड़क अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से आ रही है इस तरीके से, ठीक है। एक मुख्य सड़क आप देखिए तो यहाँ से आपको दिखेगी, एक और मुख्य सड़क आपको यहाँ से इस रूप में दिखेगी। अगर बहुत ध्यान से आप देखें तो ये जितनी भी सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं और यहाँ एक चौराहा बन रहा है। और मोहनजोदड़ो का ये शहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मोहनजोदड़ो के इस चौराहे को इतिहासकारों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया है। उन्होंने इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस या ऑक्सफोर्ड सर्कल का नाम दिया है। अब ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो, यहां होता यह था कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक मुख्य सड़क है साथियों, लेट्स इमेजिन ये मुख्य सड़क है जिसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 मीटर के आसपास होती थी। इसकी जो विड्थ है वो जनरली 10 मीटर के आसपास होती थी। तो इसमें छोटी छोटी सड़कें आकर के मिलती थी, इस तरह से छोटी छोटी सड़कें आकर के मिलती जाती थी और एक ग्रिड पैटर्न का विकास हो जाता था, एक ग्रिड पद्धति का विकास हो जाता था इस तरह। और फिर बीच में यहाँ घर बने होते थे, बीच में इस तरह से यहाँ पर घर बने होते थे दोस्तों। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो शहर है वो ग्रिड पद्धति में विभाजित था, ग्रिड पैटर्न में था, जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, जहां सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी। एक और बात मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा कि सड़कों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा होता था। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पक्की ईंटों की जानकारी नहीं थी। सभी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जहां पक्की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था, जहां बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन पक्की ईंटों का इस्तेमाल वो सिर्फ घर को बनाने के लिए और नाली को बनाने के लिए करते थे, जबकि सड़क बनाने के लिए और साथ ही साथ में दीवार बनाने के लिए, जो दुर्ग कहलाता है, रक्षा दीवार या बाउंड्री बोल दो आप, बेहतर है, बाउंड्री बनाने के लिए वो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे। तो बाउंड्री बनाने के लिए, जिसे दुर्ग या रक्षा दीवार भी कहा जाता है, जिसे सिटेडल या फिर बाउंड्री सिक्योरिटी वॉल कह सकते हैं, ये अनबेक्ड ब्रिक से बनाया जाता था। सड़कें भी अनबेक्ड ब्रिक से बनाई जाती थी। लेकिन साथियों, घर और नालियां ये पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। हाउसेस और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेक्ड ब्रिक से बनाया जाता था। ठीक, तो ये याद रखने वाली बात है। सड़कों के बाद थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि नगर विन्यास कैसा था, सिटी का लेआउट कैसा था। तो इसमें थोड़ा एक इमेज आप देखो, ये मोहनजोदाड़ो की इमेज है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो शहर दो भागों में बटा था। ऊपर एक स्तूप तरह की आकृति होती थी और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जो ऊपर की तरफ है, जो उठा हुआ है, जो अपलिफ्टेड पार्ट है, इस अपलिफ्टेड पार्ट को कहा जाता था दुर्ग। इस अपलिफ्टेड पार्ट को क्या कहा जाता था साथियों, तो इसे कहा जाता था दुर्ग। ये दुर्ग वाला इलाका है, ये दुर्ग वाला रीजन आप देख रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में सिटेडल कहते हैं। और ये जनरली पश्चिम की तरफ होता था। और नीचे ये जो पूरा का पूरा भाग आप देख रहे हैं, ये निचला भाग है, इसे लोअर टाउन कहा जाता था और ये जनरली पूर्व की तरफ होता था। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश जो नगर हैं, मैक्सिमम टाउन्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट. One is the uplifted part of western area that was called citadel and लोअर पार्ट ऑफ ईस्टर्न एरिया। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर दो भागों में बटे हुए थे। ऊपर उठा हुआ ऊंचा हिस्सा जो कि पश्चिम में होता था और इसे किला कहा जाता था या टीला कहा जाता था, और निचला भाग जो कि पूर्व में होता था। अब इतिहासकारों का यह मानना है कि ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है जिसे सिटेडल, दुर्ग या टीला कहा गया है, यहाँ कुलीन वर्ग का निवास रहा होगा। एरिस्टोक्रेट यहाँ पर रहते होंगे। कुलीन वर्ग का मतलब जो बहुत बड़े अधिकारी हैं,
प्रशासक हैं या बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं, वो इन क्षेत्रों में रहते होंगे। और जो निचला इलाका है वहाँ आम जनता का निवास होगा, वहाँ कॉमन लोग रहा करते होंगे। दूसरा उनका ये भी मानना है कि जितनी भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक इमारतें हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हैं, वो ऊपरी इलाके में पाई गई हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो में हमें एक सभागार मिलता है, एक असेंबली हॉल मिलता है, वो ऊपरी हिस्से में ही है, ठीक। और निचले इलाकों में हमें सिर्फ घर देखने के लिए मिलते हैं, हाउसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में वर्गीकृत थे। दे वर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। एक था पश्चिम क्षेत्र का किला या दुर्ग जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा था, सिटेडल ऑफ द वेस्टर्न रीजन, और दूसरा था पूर्वी भाग का निचला नगर, लोअर टाउन इन दी ईस्ट। ये दो तरह की चीजें थी। जैसा हमने कहा कि पश्चिमी भाग या किले में कुलीन वर्ग का निवास होगा, एलीट क्लास या एरिस्टोक्रेट रहते होंगे, यहीं पर महत्वपूर्ण इमारतें होती थी। इसका दुर्गीकरण, फोर्टिफिकेशन किया जाता था, और जैसा मैंने बताया कि दुर्गीकरण के लिए हम कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, अनबेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। वहीं जो पूर्वी इलाका है ये जन सामान्य का निवास, हमने डिस्कस किया अभी। इसका क्षेत्रफल पश्चिम भाग की तुलना में ज्यादा होता था। ऑब्वियसली बात है कि प्रशासन करने वाले लोग कम होंगे और जनता ज्यादा होगी, तो जनता को रहने के लिए भी बड़ा एरिया चाहिए, और इसका भी दुर्गीकरण किया जाता था। दोनों का दुर्गीकरण होता था, दोनों को ही सेफ्टी बाउंड्री वॉल से घेरा जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपरी वाले इलाके का दुर्गीकरण किया गया हो, दोनों को दुर्गीकृत किया जाता था। अलग अलग दुर्गीकरण होता था, सिटेडल का अलग होता था, लोअर टाउन का अलग होता था साथियों, ठीक। अब इसके हमें कुछ अपवाद भी मिले हैं, कुछ एक्सेप्शन मिले हैं। जैसे धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये तीन भागों में बटे हुए हैं। धौलावीरा एंड राखीगढ़ी, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। बाकी शहर दो भागों में बटे हैं, लेकिन धौलावीरा और राखीगढ़ी तीन भागों में बटे हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के उस नगर का नाम बताइए जो तीन भागों में बटा हुआ है। उसका नाम है धौलावीरा। दूसरा, लोथल और सुरकोटदा, गुजरात वाले रीजन में है लोथल और सुरकोटदा। इसमें एक ही दीवार पाई गई है जिससे दोनों को ढका गया है, एक ही प्रोटेक्टिव वॉल है दोनों हिस्सों के लिए। कहने का मतलब यह है कि बाकी शहरों में कहानी यह है कि यह शहर है, जैसे मान लीजिए कि ये टाउन है, ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है और ये निचला भाग है, तो इसको भी बाउंड्री वॉल से घेरा गया है इस तरीके से, और इसको भी बाउंड्री वॉल से घेरा गया है, और फिर एक कॉमन बाउंड्री इनके चारों तरफ भी बनाई गई है। और बाउंड्री वॉल बनाने का मतलब था चोरों से रक्षा करना और पशुओं से रक्षा करना, जो जंगली जानवर हैं उनसे रक्षा करना। लेकिन जो लोथल है, लोथल और सुरकोटदा दोनों गुजरात में है, तो उसमें भी कहानी यही है कि ऊपर उठा हुआ भाग है और निचला, लेकिन दोनों को एक ही दीवार से घेरा गया है। बोथ आर सराउंडेड बाय अ सिंगल प्रोटेक्शन वॉल। तो ये याद रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न अपवाद से। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना कि चन्हूदड़ो एक ऐसा शहर है जिसका कोई भी दुर्गीकरण नहीं किया गया है, किसी भी तरह का कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चन्हूदड़ो में भी दो भाग हैं, इस तरह से दो भाग हैं, लेकिन उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है, किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्टिव वॉल नहीं बनाया गया है। तो याद क्या रखना है? नंबर 1, सिंधु सभ्यता के नगर कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में बटे थे। इंडस टाउन कितने पार्ट में बटे थे? 2 पार्ट में। पहला भाग कौन सा था? पश्चिम का उठा हुआ भाग, जिसे टीला या किला कहा जाता था। अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ वेस्टर्न एरिया, दैट वाज कॉल्ड सिटेडल। दूसरा भाग कौन सा था? निचला शहर, जो कि पूर्व में स्थित होता था, लोअर टाउन, यूजुअली सिचुएटेड इन द ईस्टर्न साइड। दूसरा अगला फैक्ट हमने क्या पढ़ा कि महत्वपूर्ण इमारतें और प्रशासनिक लोग ये
पश्चिमी भाग में रहा करते थे, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, और जो एरिस्टोक्रेट क्लास है वो वेस्टर्न पार्ट में रहा करती थी, और जन सामान्य जो कॉमन पीपल हैं वो ईस्टर्न पार्ट में अर्थात पूर्वी भाग में रहा करते थे। अगली बात हमने ये डिस्कस की साथियों कि ये जितने भी शहर हैं, जितने भी भाग हैं, इनको दुर्गीकृत भी किया जाता था, इनका फोर्टिफिकेशन किया जाता था, मतलब चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर या दीवारें बनाई जाती थी, सेफ्टी वॉल बनाई जाती थी। अपवाद क्या क्या है, और सेफ्टी वॉल कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, अनबेक्ड ब्रिक से बनाई जाती थी। अपवाद क्या है, धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये 3 भागों में बटे हुए हैं। लोथल और सुरकोटदा में पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों को एक ही दीवार से घेरा गया है। लोथल और सुरकोटदा में वेस्टर्न और ईस्टर्न जो पार्ट है दोनों को एक ही सेफ्टी वॉल से घेरा गया है। वहीं साथियों ये भी याद रखने वाली बात है कि चन्हूदड़ो जो कि एक शहर था, चन्हूदड़ो जो कि एक अर्बन सेंटर था, उसमें भी 2 भाग हैं, पश्चिम और पूर्व, ईस्ट और वेस्ट, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुरक्षा दीवार नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी फोर्टिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलता। सुरक्षा दीवारें क्यों बनाई जाती थी? ताकि ऐसे चोरों से रक्षा की जा सके और जंगली जानवरों से रक्षा की जा सके, ठीक है, थीफ से प्रोटेक्शन किया जा सके, और जो जंगली जानवर आते हैं, जो वाइल्ड एनिमल आते हैं, उनसे शहरों की रक्षा की जा सके साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये शहरों का विन्यास भी हो गया, और यही चीज आपको इसमें भी दिखेगी डायग्राम में। अगर आप ये वाला डायग्राम देखें जो मोहनजोदाड़ो का डायग्राम है, बहुत ध्यान से देखिए, तो 2 भागों में शहर बटा हुआ है। एक ये पश्चिमी इलाका है, वेस्टर्न पार्ट है जो उठा हुआ है, देखो इसमें भी बाउंड्री वॉल बनी है, आप देख पाए, और फिर ये पूर्वी इलाका है और इसमें भी बाउंड्री वॉल बनी हुई है। तो ये पूर्व का इलाका, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा, यहाँ घर होते थे लोगों के, और ये पश्चिम का इलाका, ऊपर उठा हुआ इलाका, अपर सिटी लोअर सिटी। तो ये बहुत अच्छे से ये इमेज दिखा रही है। इसके बाद हमने सड़कें डिस्कस कर ली, हमने नगरों का विन्यास भी डिस्कस कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं जल निकासी व्यवस्था की। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, भारत में, अपनी प्रसिद्ध जल निकासी व्यवस्था के लिए, एक्सेलेंट वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। अब क्यों प्रसिद्ध है तो इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। जितने भी घर थे वो पहले छोटी छोटी नालियों से जुड़ते, ये छोटी नाली मुख्य नाली से जुड़ती और फिर इसका पानी बाहर जाता था। सड़कों के किनारे नालियों को बनाया गया था और नालियों का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया गया था। जो ड्रेनेज हैं वो बेक्ड ब्रिक से हमने बनाए थे और उनको जोड़ने के लिए हम जिप्सम या मोर्टार का प्रयोग करते थे। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता को कितना महत्व देते थे, वो सैनिटेशन को कितना इंपॉर्टेंस देते थे। वो इसलिए दोस्तों कि जितनी भी नालियां हैं उनको साफ करने के लिए उसमें मैन होल भी बनाए गए थे। जनरली जो मैन होल या ढक्कन है वो चूना पत्थर का बना हुआ होता था, वो लाइम स्टोन का बना होता था। तो ये दिखाता है कि इन नालियों को समय समय पर हर सप्ताह में या महीने में इन्हें क्लीन भी किया जाता था। तो 2 मिनट के लिए इमेजिन करना कि कितने अच्छे से नालियां बनी थी। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ये हमने रोड बना दी, यहाँ ये छोटी छोटी रोडें हमने बना दी, ठीक है, ये छोटी रोडें बना दी और ये मुख्य रोड हमने बना दी। और यहाँ मान लीजिए कि कुछ घर बने हुए हैं, यहाँ मान लीजिए ये घर बने हुए हैं, ये हमारे घर हैं अलग अलग जो यहाँ बने हुए हैं। अब सिस्टम ये होता था नालियों का कि एक नाली यहाँ से, एक नाली ऐसे गई है, छोटी नाली है ये, फिर यहाँ पर एक बड़ी नाली मिलेगी साथियों सड़क के किनारे, यहाँ बड़ी नालियाँ मिलेंगी, अभी भी जैसे घरों में होता है, फिर घरों का ऐसे पाइपलाइन कनेक्ट होते जाएंगे, ऐसे हर एक घर का अगला अपना अपना पाइपलाइन इससे कनेक्ट होता जाएगा। तो ये इस तरह से ड्रेनेज काम करता था। और मैं फिर से बता दूं, ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है कि नालियों को बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था, बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल होता था, और जोड़ने के लिए जिप्सम, चूना और मोर्टार का प्रयोग किया गया है, और ढक्कन के लिए चूना पत्थर या लाइम स्टोन के पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और ये एक अद्वितीय विशेषता है, एक बहुत ही यूनिक फीचर है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये देखें, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरह की नालियां होती थी साथियों,
कितने अच्छे से बनाई गई, कितने बढ़िया तरीके से प्रॉपरली इन नालियों को बनाया गया है। इसमें ये जो जगह आप देख रहे हैं बीच बीच में, ये देखो ये नाली कनेक्ट हो रही है और यहीं पर वो ढक्कन लगा दिया करते थे। यहीं पर ये घरों की नालियां कनेक्ट हो रही हैं छोटी नाली से, फिर आगे जाकर के ये मुख्य सड़क की नाली से मिल जाएगी। तो इतना कमाल का ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बनाया था, इतनी शानदार एक व्यवस्था करके रखी थी। तो ये भी याद रखना, ये छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि नालियां बनाने के लिए किस प्रकार की ईंट का प्रयोग होता था। पकी हुई ईंट का, बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। अगला जो है वो है घरों का विन्यास अर्थात लेआउट ऑफ हाउसेस। देखो जनरली जो घर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में छोटे घर होते थे, बहुत बड़े घर नहीं होते थे। और घरों की मैं आपको एक विशेषता बताता हूँ, फिर ये सारी बातें हम लिखेंगे। देखो जनरली जो घर होते थे वो छोटे घर होते थे, स्मॉल हाउसेस होते थे। और कुछ घर हमें ऐसे भी मिले हैं जो डबल स्टोरी के थे, अर्थात द्विमंजिला घर भी हमें मिले हैं। द्विमंजिला घर भी मिले हैं हमें, डबल स्टोरी के घर भी मिले। और घर में जनरली ये होता था कि बीच में एक आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे साथियों। यहाँ पर एक कमरा बना दिया है, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, पांचवा, ऐसे कमरे बना दिए जाते थे। जनरली सामान्यतः 4 या 5 कमरे एक घर में पाए गए हैं, बहुत बड़े साइज नहीं है। 4 और 5 रूम्स पाए गए हैं एक जगह पर। इसके अलावा हर घर में एक रसोई घर भी पाया गया है, हर घर में एक किचन भी पाई गई है और एक स्नान घर भी पाया गया है, अर्थात एक बाथरूम भी पाई गई है। याद रखना टॉयलेट्स हर जगह से नहीं मिलती, पर बाथरूम जहां पर आप बाथिंग कर सकते हैं वो मिलती है। टॉयलेट भी कुछ कुछ जगह मिली है, वो ऐसे करके उन्होंने टॉयलेट्स बनाई थी, पर बाथरूम तो हर जगह मिला है। और अधिकांश घरों में हमें कुआं भी मिलता है, अर्थात वेल भी मिलता है, कुआं भी मिलता है, वेल। और घरों को बनाने के लिए मुख्य रूप से ये पकी ईंट का इस्तेमाल करते थे, बेक्ड ब्रिक का ही इस्तेमाल करते थे। और छत कैसे बनाई जाती थी? तो छत ना पुराने जमाने में, आज भी आप गांव जाइएगा तो अधिकांश लोग अगर कोई गांव से है तो जान पाए कि वहां पे अटारी होती है। जैसे हमारे घर में अटारी है तो वो ऐसे बनी हुई है कि किचन है, उसके ऊपर शहतीर मतलब लकड़ी के मोटे मोटे गत्थे लगाए हुए हैं, उन लकड़ी के गत्थों के ऊपर फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। और फिर इस तरह की एक नसेनी बोलते हैं, इसको सीढ़ी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको नसेनी बोलते हैं। तो इस नसेनी का प्रयोग करके आप ऊपर जा सकते हो और सामान रख सकते हो। तो इस तरह से बहुमंजिला घर बनाए हुए थे, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। और घर होते इस तरह से थे, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें कुआं होता था, एक आंगन होता था, ऐसे कमरे होते थे, एक रसोई घर होता था। तो इस तरह से कुछ घर बने हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के, इस तरह के कुछ हाउसेस बने हुए थे। तो आइए अब देख लेते हैं एक बार। तो सामान्यतः घरों में क्या था, जैसा हमने पढ़ा कि 4 या 5 कमरे होते थे, आंगन होता था, रसोई होता था और स्नान घर होता था। 4 और 5 रूम्स होते थे, कोर्टयार्ड होता था, किचन था और बाथरूम वाला इलाका था। आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण होता था। तो हमने अभी बताया कि बीच में आंगन, अभी भी गांव के पुराने घरों में चले जाइए कितना प्यारा कंसेप्ट होता था कि बीच में आंगन है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, सब लोग आंगन में बैठ करके, ठीक है, दहलान बोल देते हैं कई बार उसको। तो ये सारा कंसेप्ट था। अधिकांश घरों में कुआं पाया गया है, वेल्स पाए गए हैं, कुछ 2 मंजिला घर भी पाए गए हैं, डबल स्टोरी के हाउसेस भी पाए गए हैं। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है कि सिंधु सभ्यता के लोग ना प्रिवेसी को बहुत महत्व देते थे, निजता को बहुत महत्व देते थे। निजता कैसे? निजता को उन्होंने ऐसे महत्व दिया, एक एक करके, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 प्रकार की सड़कें थी, हमने अभी डिस्कस किया। ये मुख्य सड़क है, ये मेन रोड है दोस्तों, मुख्य सड़क जो जनरली 10 मीटर के आसपास चौड़ी होती थी। और इस तरह से ये छोटी छोटी सड़कें आजू बाजू से आकर के मिल जाती थी। ये छोटी सड़कें हैं जो बाजू से आकर के ऐसे मिल जाती थी। अब घर के जो दरवाजे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का घर यहां पर है, लेट्स इमेजिन कि एक व्यक्ति का घर यहां पर है, ये इसका घर है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा घर आज इस तरीके से है कि यहाँ एक गली गई हुई है और यहाँ ये मेन रोड गई हुई है, तो आज के ज़माने में तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से अपने घर के दरवाजे को खोल देंगे कि सर यहीं से एंट्री गेट रख देते हैं, यहीं से एंट्री कर देते हैं, यही करेंगे।
लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। कोई भी दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलता ही नहीं था, सारे दरवाजे पीछे की ओर ऐसे छोटी सड़क में खुलते थे। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बैक डोर एंट्री ही थी। अधिकांशतः खिड़कियों की कमी पाई गई है, विंडोज बहुत ज्यादा नहीं पाई गई हैं, खिड़कियां बहुत ज्यादा नहीं पाई गई हैं, तो उनकी एंट्री ऐसी है जो बाहर से बहुत इजीली आप नहीं देख सकते। दूसरा, इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर आप घर के प्रवेश द्वार में पहुंचते हो तो पूरा घर आपको नहीं दिखेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि आंगन है तो एक बार एक व्यक्ति पहुंच गया, सब कुछ दिख गया, नहीं, उन्होंने दरवाजे का एंगल ऐसा रखा था कि आपको एक ही कमरा दिखेगा, उस कमरे के अंदर जब जाओगे तब आपको पूरा घर दिखेगा। तो ये निजता की बात थी कि जो खिड़की और दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये याद रखने वाला पॉइंट है साथियों कि जो खिड़की और दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। इसका एक अपवाद भी है और वो अपवाद है लोथल, कि लोथल के जो दरवाजे हैं वो जरूर मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। फिर लकड़ी के दरवाजों का प्रयोग हुआ है और दरवाजे सारे घर को नहीं दिखाते थे। डोर्स डिड नॉट डायरेक्टली रिवील द एंटायर हाउस। तो ये ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं उनके दरवाजे जो लकड़ी के होते थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके गली वाली सड़क की ओर खुला करते थे। वो मेन रोड पर उनका एंट्रेंस नहीं था, जो गली या नैरो स्ट्रेट होती है उसी में उनका एंट्रेंस था। इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए दोस्तों हमारे, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सड़कें जो कि ग्रिड प्रणाली पर थी, नगर जो 2 भागों में बटे हुए थे, जल निकासी, पकी हुई ईंटों से अच्छी तरह से बनाई गई नालियां, घर जो कि बहुमंजिल के होते थे, कुआं होता था, बाथरूम होती थी, ये सारी चीजें। अब हमें ईंट और प्रमुख संरचनाओं के बारे में बात करनी है, हमें ब्रिक्स और मेजर स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। तो आइए हम अगले हिस्से पर आते हैं और ये डिस्कस करते हैं साथियों। देखो, समझें इस बात को, ईंट और सामग्री अर्थात ब्रिक्स एंड मटेरियल। तो 2 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है? 2 प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है साथियों। एक हमने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया है और दूसरा कच्ची ईंटों का इस्तेमाल है। अभी और भी बताएंगे। एक कुछ अलंकृत ईंटें भी हैं, डेकोरेटेड ब्रिक भी हैं जो कालीबंगा के फर्श से मिली हैं। एल आकार की ईंटें भी होती थी, एल शेप की ब्रिक भी होती थी जो कोनों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो कॉर्नर के लिए यूज की जाती थी। पर 2 तरह की ईंटें हमें सभ्यता से मिलती हैं, एक पकी हुई ईंट और दूसरा कच्ची ईंट। बेक्ड ब्रिक और अनबेक्ड ब्रिक। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि उस समय की सभ्यताओं में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करने वाली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। बेक्ड ब्रिक का यूज करने वाली जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। पकी हुई ईंटों का प्रयोग हम 2 जगह कर रहे थे, एक तो भवन के निर्माण में, हाउसेस को बनाने में, और दूसरा ड्रेन अर्थात नालियों को बनाने में। कच्ची ईंटों का प्रयोग हम सड़क को बनाने में और दुर्गीकरण अर्थात सुरक्षा दीवार या सिक्योरिटी वॉल बनाने के लिए कर रहे थे। ठीक, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं जो बहुत अमेज करती है सारे के सारे हिस्टोरियन को। जब इतिहासकारों को सिंधु सभ्यता की ईंटें मिली, ये इस तरह की ईंटें सिंधु सभ्यता से मिली, एक बात देख करके वो शॉक्ड हो गए कि जहां जहां उन्हें ईंटें मिली हैं, चाहे वो लोथल हो या फिर मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, ईंटों के आकार में एक रूपता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो शेप और साइज है उसमें बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी है। सामान्यतः आयताकार ईंटें होती थी साथियों इस तरह से, और वो 4, 2 और 1 के अनुपात का पालन करती थी। 4:2:1 को फॉलो करती थी। वो 4, 2 और 1 के रेशियो को 2, 4 और 1 का उनका रेशो होता था, 4, 2 और 1 का अनुपात होता था। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कितने अच्छे से प्लानिंग की गई होगी। हर जगह पर ईंटों का आकार भी एक जैसा दिखता है, समरूपता दिखती है साथियों। कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंटें बनी है और ईंटों को जोड़ने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग या मोर्टार का प्रयोग करते थे, मिट्टी का प्रयोग भी करते थे। अपवाद कहाँ है?
तो अपवाद है कालीबंगा और लोथल। यहाँ भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। एक्सेप्शन है कालीबंगा एंड लोथल, जहां अनबेक्ड ब्रिक यूज की गई हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। और यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के उस शहर का नाम बताइए जहां भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इंडस सिविलाइजेशन के उस टाउन का नाम बताइए जहां अनबेक्ड ब्रिक को यूज किया गया है, तो उसका नाम है कालीबंगा और लोथल। याद कीजिए, हमने कल डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में कि कालीबंगा के लिए दीनहीन नगर शब्द का प्रयोग किया गया है, वो इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है महत्वपूर्ण संरचनाएं, मेजर स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर, इस तरह की चीजें मैं और भी बनाने की कोशिश करूंगा, समय लगता है पर अल्टीमेटली थोड़ा सा पढ़ने में रुचि आ जाएगी। 3 प्रमुख संरचनाएं हैं। एक मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, दूसरा मोहनजोदाड़ो का विशाल अन्नागार और लोथल का गोदीवाड़ा। 3 जगह हैं। मोहनजोदाड़ो का वृहद स्नानागार, मोहनजोदाड़ो का विशाल अन्नागार और लोथल का गोदीवाड़ा या बंदरगाह। ये 3 प्रमुख इमारतें हैं सिंधु सभ्यता की। सबसे पहले मैं वृहद स्नानागार की बात करता हूं, तो पहले इसको इमेज में देखो। ये मोहनजोदाड़ो का मैप है, यहाँ ग्रेनरी है, अन्नागार है और यहाँ विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ बना हुआ है। अन्नागार जो है वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है साथियों। ठीक, तो ये ग्रेट बात है और ये ग्रीनरी है। पहले ये एआई वाला इमेज देखो, इस तरह से कुछ ग्रेट बात था। एक बीच में गड्ढा है जिसमें जाने के लिए सीढ़ियां हैं। आजू बाजू अगर आप देखें तो कमरे बने हुए हैं जहां संभवतः लोग कपड़े बदलते होंगे। जो पानी है वो कुएं के माध्यम से ऊपर लाया जाता था। ये कुआं बना हुआ है, कुएं के माध्यम से इसमें पानी लाया जाता था। पक्की ईंटों से बना है और जिप्सम का प्रयोग किया गया है ताकि पानी को लीक होने से रोका जा सके। अब इसको एक रियल फोटो देखिए कि इस तरह का अन्नागार था। ये आजू बाजू कमरे बने हुए हैं साथियों, और इसमें वो इमेज नहीं है, यहीं पर कुआं भी है नीचे की तरफ जहां से वो पानी लाते थे। तो ये स्विमिंग पूल जैसा एक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी जो लंबाई है तो लगभग ये 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। इसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है और जिप्सम और बिटुमिन से इसकी जुड़ाई की गई है। इस ऑलमोस्ट 39 फीट लॉन्ग है, 23 फीट इसकी विड्थ है और 8 फीट के आसपास ये डीप है। बेक्ड ब्रिक का यूज किया है, जिप्सम एंड बिटुमिन का प्रयोग किया गया है। जॉन मार्शल ने दोस्तों इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। जॉन मार्शल ने इसे रिमार्केबल आर्किटेक्चर मार्बल कहा है और इसका प्रयोग संभवतः रिलीजियस रिचुअल्स के लिए किया जाता होगा, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा, ये एक संभावना है। अन्नागार ये भी मोहनजोदाड़ो में है। अन्नागार ये बताता है कि अधिशेष उत्पादन होने लगा था, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था साथियों। जो अन्नागार है ये मोहनजोदाड़ो में है, ये सबसे बड़ी इमारत है सिंधु घाटी सभ्यता की। लगभग 45 मीटर की लंबाई है और 15 मीटर के आसपास की चौड़ाई है। यहाँ गेहूं और जौ, बीट एंड बार्ले दोनों के एविडेंसेस मिलते हैं और ईंटों का एक फाउंडेशन बनाया गया है, उसी के ऊपर अन्नागार बना हुआ है। ब्रिक का एक फाउंडेशन है, उसी के ऊपर ग्रीनरी बनाई गई है और ग्रीनरी में हमें बीट और बार्ले के एविडेंस मिलते हैं। अन्नागार में हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है गोदीवाड़ा। ये हमने पहले भी देखा है साथियों कि जो गोदीवाड़ा अन्नागार में, आपको और दिखा दूं एक बार, ये अन्नागार है। इस तरह से यहाँ हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य देखने मिले हैं। बहुत विशाल अन्नागार है और बाजू में जो आप देख रहे हो वो डॉकयार्ड है। पहले भी आपको बताया था कि ये भोगवा नदी, साबरमती नदी और खंबात की खाड़ी से, गल्फ ऑफ खंबात से जुड़ा हुआ था। एक व्यापारिक केंद्र के रूप में यहाँ से
पश्चिम एशिया में व्यापार होता था, वेस्टर्न एशिया में ट्रेड होता था, तो विदेशी व्यापार भी यहाँ से होता रहा होगा, फॉरेन ट्रेड भी यहाँ से होता रहा होगा। तो ये लोथल का गोदीवाड़ा है साथियों। तो ये विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कोई डॉकयार्ड है। ये व्यापारिक केंद्र था, एक ट्रेडिंग सेंटर था, जहां से हम पश्चिम एशिया और अफ्रीका से व्यापार कर रहे थे साथियों। पश्चिम एशिया और अफ्रीका से व्यापार कर रहे थे। मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाने की सहमति दी है। यहां पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दी है। मार्च 2019 में यहां नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की परमिशन केंद्र सरकार ने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख इमारतें रही हैं साथियों। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर रहे हैं। एक बार जल्दी से इसको पढ़िए और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर। ठीक है जी, चले। तो ये हमारा एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बात कर ली, टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं विशेष तौर पर अपवाद से और विशेषताओं से, तो अच्छे से इसे पढ़िएगा और जो आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी मेक श्योर कि उसे आप अटेम्प्ट करें। आगे बढ़ते हैं। अब हमें अलग विशेषताओं के बारे में पढ़ना है और दो तीन तीन पॉइंट हैं, तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए साथियों, अब हमें चर्चा करनी है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में, अर्थात स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। रिसेंटली हड़प्पा सभ्यता की लिपि चर्चा में आ गई, क्योंकि ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टाइलन। इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ लेगा उसे हम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम देंगे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं साथियों, तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा। लगभग वो 8 करोड़ के आसपास का मामला हो जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, एक प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। कारण यह है कि लिपि उपलब्ध है, स्क्रिप्ट अवेलेबल है, लेकिन हम अब तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं, हम अब तक उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि इस सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, एक प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहते हैं। नंबर 1। तो सवाल यह है कि क्या है ऐसा लिपि में जो हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, इस तरह से स्क्रिप्ट दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, ये भाव चित्रात्मक लिपि है, अर्थात यह पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो ब्रूस्टो-फैडन शैली में लिखी गई है, विच इज रिटन इन दी ब्रूस्टो-फैडन स्टाइल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है, जहां चित्रों के माध्यम से अपने भाव को बताया गया है। और दूसरा, ये ब्रूस्टो-फैडन शैली में लिखी गई है, इट इज रिटन इन दी ब्रूस्टो-फैडन स्टाइल। ब्रूस्टो-फैडन शैली का मतलब होता है कि पहले कोई भी चीज आप लेफ्ट से राइट लिखते हैं, बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, फिर यहीं से इसी को मिरर इमेज बना के उसको उल्टा करके आप राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू करते हैं, तो इसे हम ब्रूस्टो-फैडन शैली कहते हैं। तो याद रखना, ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस तरह की है, तो भाव चित्रात्मक लिपि जो ब्रूस्टो-फैडन शैली में लिखी गई है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो कि ब्रूस्टो-फैडन स्टाइल में लिखी गई है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। इसके बाद एक और बात आती है कि कहां पर यह मिलती है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि सबसे ज्यादा हमें उनकी मोहरों पर मिली है। हमें बहुत सारी मोहरें मिली हैं, 3000 से ज्यादा मोहरें मिली हैं, और हर मोहर के ऊपरी भाग पर, इस तरह से साथियों, हर मोहर के ऊपरी भाग पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपसे ये जानकारी, प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी का सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्रोत कौन सा है, ध्यान से सुनना, इंडस सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन का मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स कौन सा है,
तो जवाब होगा मोहरे, सील। मोर देन 3000 सील हैव बीन फाउंड, 3000 से ज्यादा मोहरें हमको मिली हैं और इन्हीं मोहरों में ये लिपि लिखी हुई है। इसके अलावा हमें पट्टियां मिली हैं, मतलब ऐसी पट्टियां मिली हैं, उनमें भी लिखा हुआ है, कुछ मूर्तियों में भी लिखा हुआ है, पर सबसे ज्यादा जानकारी मोहरों से मिली है। और लिपि में ये क्या करते हैं, लिपि में 3 तरह की चीजों का प्रयोग है। एक तो ये जानवरों के चित्र बनाए हैं इन्होंने, जानवरों के चित्र बनाने के अलावा ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग किया है, जियोमेट्रिक शेप बनाए, कहीं डंडा बनाया है, कहीं एक सर्किल बनाया है, हाफ सर्किल बनाया है। तो इस तरह की चीजों का प्रयोग इन्होंने किया है। लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि ये मोहरें मोहरों पर मिली हैं, मिट्टी के बर्तनों में मिली हैं, औजारों में मिली हैं और आभूषणों में मिली है। एक और बात, दुनिया में लिपि का आविष्कार करने वाली जो पहली सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू डिस्कवर द स्क्रिप्ट। ठीक है, याद रहेगा। तो ये सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में बातें याद रखना। देखो ये मोहरें हैं, ये सारी की सारी मोहरें हैं साथियों, ये सारी सील्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और मोहरों के ऊपरी भाग में आप देखिए यहाँ पर लिपि लिखी हुई है, ये हर जगह पर आपको दिखेगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ ये लिपि लिखी हुई है और मोहरों पे अलग अलग जानवर मिले हैं। सबसे ज्यादा एक यूनिकॉर्न है, एक सींग वाला घोड़ा, फिर ये बैल बहुत ज्यादा मिला है, वृषभ बोलते हैं जिसे, हाथी है। ये अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं सिंधु सभ्यता की मोहरों पर। ठीक है, 2 प्रश्न मैं रिपीट करता हूं। सिंधु सभ्यता की लिपि अपठनीय है, इंडस स्क्रिप्ट इज नॉट डिसाइफर्ड, यस। दुनिया में लिपि का आविष्कार करने वाली पहली सभ्यता मेसोपोटामिया थी, मेसोपोटामिया वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू डिस्कवर द स्क्रिप्ट। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी लिपि मोहरों से प्राप्त होती है, मुख्य रूप से जो भाव चित्रात्मक रूप में ब्रूस्टोफेडन शैली में लिखी गई है, जो कि पिक्टोग्राफिक है और ब्रूस्टोफेडन स्टाइल में इसको लिखा गया है साथियों, ब्रूस्टोफेडन स्टाइल में इसको लिखा गया है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम कृषि और पशुपालन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का। देखो शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता बन सकी क्योंकि उन्होंने अपनी कृषि को बहुत उन्नत कर लिया था और अधिशेष उत्पादन की शुरुआत हो चुकी थी। इंडस सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन बन सकी क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत एडवांस कर लिया था, जिसकी वजह से वो सरप्लस प्रोडक्शन पैदा करने लगे थे। अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है कि खाने की जरूरतों के अलावा जो अनाज बच जाए उसी को हम सरप्लस प्रोडक्शन बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अन्नागार। ग्रेनरी आप तभी बना सकते हो जब आप जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा कर लो, अन्यथा आप अन्नागार या ग्रेनरी नहीं बना सकते साथियों। ठीक है, जो सबसे प्रमुख इनकी फसलें थी वो गेहूं और जौ थी, बीट एंड बार्ले, ये मुख्य फसलें थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कपास का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली सभ्यता थी। कपास को सिंडन कहा गया ग्रीक में और बाद में यहां से इंडस नाम पड़ा, इंडिया नाम आया, वो यहीं से निकल करके आया, जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कपास का उत्पादन करने वाले दुनिया के सबसे पहले लोग कौन थे, कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले दुनिया के पहले लोग कौन थे? तो जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा बहुत सारी फसलें होती थी जैसे लेंटिल, चिकपी, सीशम, मिलेट, मोटे अनाज। चावल के साक्ष्य बहुत रेयर मिलते हैं। आप लोथल और रंगपुर के अलावा हमें कहीं से चावल के साक्ष्य नहीं मिलते। तो जनरली ये कहा जाता है कि चावल का प्रयोग सभ्यता में नहीं होता था, होता भी था तो बहुत ही छोटे पैमाने पर। बहुत रेयर एविडेंस मिले हैं हमें राइस के। जैसे राइस का जो एविडेंस है वो हमें लोथल और रंगपुर से मिलता है। लोथल से हमें एक चक्की भी मिली है, हमें एक सर्कुलर मिल भी मिली है, वो हाथ से चलाने वाली चक्की। ठीक, ये याद रखेंगे। कालीबंगे में हमें जुता हुआ खेत और 2 फसलों को साथ में बोने के साक्ष्य मिले हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में आता है,
जिसे दशरथ शर्मा ने सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। यहाँ हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से हमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, प्लाउड फील्ड मिली है, और दो फसलों को एक साथ बोने का प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलता है। वहीं बनावली से हमें एक मिट्टी के खिलौने वाला हल भी मिला है, हमें एक हल की प्राप्ति भी होती है, जो बताता है कि हल का प्रयोग यहाँ के लोग कृषि के लिए कर रहे थे, प्लाऊ का प्रयोग जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के लिए कर रहे थे। अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतगुई, हमने पढ़ा था, जो व्यापारिक उपनिवेश है। अफगानिस्तान में दो जगह थी, एक शोरतगुई और दूसरा मुंडीगौक, याद कीजिएगा पुराना लेक्चर। शोरतगुई में हमें नहर के साक्ष्य भी मिले हैं, हमें कैनाल्स के एविडेंसेस भी मिले हैं साथियों। और बनावली से एक मिट्टी का हल, जैसा मैंने बताया, ये चीजें मिली। देखिए ये जो है ये टॉय टॉय प्लाऊ है जो हमें मिला है। ऐसे हमें बुलक कार्ट भी मिली है, टेराकोटा कार्ट है, इक्का गाड़ी, बुलक कार्ट, जो भी आप बोलना चाहें। तो ये दिखाता है कि देखो खिलौना आप तभी बनाते हो जब वो चीज हो। हम खिलौने के रूप में बच्चे को एरोप्लेन दे रहे हैं क्योंकि वास्तव में एरोप्लेन है। हम बच्चे को खिलौने के रूप में ट्रैक्टर दे रहे हैं क्योंकि वास्तव में ट्रैक्टर है। अगर नहीं होता तो शायद हम ये काम कर ही नहीं रहे होते। तो अगर ये खिलौने बनाए गए हैं, इसका मतलब इन चीजों का प्रयोग हो रहा था। पशुपालन भी लोग करते थे, बैल, सांड, ऊंट, कुत्ता, बकरी, भैंस, इन सभी का पशुपालन किया जाता था। ऑक्स, बुल, कैमल, डॉग, गोट, बफेलो, इन सभी का पालन या डोमेस्टिकेशन किया जाता था। अब बात करते हैं घोड़े के बारे में, हॉर्स के बारे में। ये एक टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करना जरूरी है। जितनी भी किताबें आप पढ़ोगे हर जगह ये लिखा हुआ है, और एग्जाम में भी यही लिखना है आपको, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर नॉट अवेयर अबाउट दी हॉर्सेस। पर दो जगह है, एक तीन जगह एक्चुअल में, एक है सुरकोटदा और दूसरा है लोथल। कालीबंगा डिबेटेबल है। एक है सुरकोटदा और दूसरा है लोथल। यहां से हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, यहां से हमें हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं। तो अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि घोड़ा होता हो, लेकिन इन्होंने घोड़े को घरेलू ना बनाया हो। ये हो सकता है कि हॉर्सेस थे, लेकिन हॉर्सेस का इन्होंने डोमेस्टिकेशन ना किया हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भले ही हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हों, लेकिन ये माना जाता है कि ये घोड़े को घरेलू नहीं बना पाए थे, ये हॉर्स का डोमेस्टिकेशन नहीं कर पाए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, दे वर नॉट अवेयर अबाउट दी हॉर्सेस। ये घोड़े से परिचित नहीं थे साथियों, याद रखने वाली बात है। इट्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक, चले अब हम समाज के बारे में थोड़ी बात करेंगे, सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक समाज था दोस्तों, वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। तो ये माना जाता है कि अगर मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं, मतलब स्त्रियों को एक सम्मान की दृष्टि से, पूजनीय दृष्टि से देखा जाता रहा होगा, और स्त्री जो हैं उनका निर्णय निर्धारण में भी भागीदारी रही होगी, विमेंस की डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन रहा होगा। बहुत सी मोहरें हमें मिली हैं जिसमें स्त्रियों का अंकन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा से हमें एक मोहर मिलती है, हड़प्पा से हमें एक सील मिलती है जिसमें एक स्त्री के पेट से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है साथियों। तो ये भी पवित्रता को दर्शाता है कि महिलाओं को शायद सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था। जो विमेन हैं उन्हें एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर या दर्जा समाज में मिला हुआ था। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी है वो मात्र सत्तात्मक थी, वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्नामेंट्स का उपयोग करते थे। विशेष रूप से सोने, चांदी, शंख और हाथी दांत के आभूषण वो पहनते थे, गोल्ड, सिल्वर, और सबसे ज्यादा फेमस था शैल और आइवरी। शैल और आइवरी सबसे ज्यादा फेमस था। ठीक है, इनका प्रयोग वो बड़े पैमाने पर करते थे साथियों। ओके जी, इसके बाद
नौशेरो, ये बलूचिस्तान में एक जगह है नौशेरो, यहां से मांग में सिंदूर वाली एक स्त्री मिली है साथियों। जो नौशेरो बलूचिस्तान में जगह है, यहां से विमेन है विद द सिंदूर इन हर हेयर, वो सिंदूर लगाए हुए एक स्त्री मिलती है। ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे और इनके वस्त्र बहुत ही सामान्य होते थे, बहुत सिंपल तरीके के कपड़े पहनते थे। मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पासा खेला करते थे और पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे। एंटरटेनमेंट के लिए हंटिंग, फिशिंग और डाइस खेला करते थे। एनिमल और बर्ड्स की लड़ाई करवाया करते थे। ठीक है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति के साक्ष्य मिलते हैं। एविडेंस ऑफ पर्दा सिस्टम एंड प्रोस्टिट्यूशन भी मिलता है। शवों को दफनाने के दो तरीके थे। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, हड़प्पा में ब्यूरियल किया जाता था, जबकि मोहनजोदाड़ो में, जहां से कब्रिस्तान नहीं मिला है, वहां जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, वहां क्रिमेशन सेरेमनी की जाती थी। लोथल और कालीबंगा हमने पहले भी पढ़ा है, यहां से युग्म समाधि हमें मिली है, पेयर्ड टॉम्स या पेयर्ड ब्यूरियल हमें मिले हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है? नंबर 1, समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। सोसाइटी कैसी थी? मैट्रियार्कल। दूसरा, वस्त्र कौन से प्रचलित थे? तो ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रचलन था। वुलन और कॉटन के वस्त्र पहने जाते थे, और कॉटन जब ये पहले बनाने वाले लोग पहले हैं, कॉटन को उगाने वाले लोग पहले हैं, तो कॉटन के कपड़े तो जरूर पहनेंगे, है ना। तीसरा यह है साथियों कि जो समाज है उसमें पर्दा प्रथा थी, उसमें वेश्यावृत्ति भी थी, पर्दा सिस्टम भी था और प्रोस्टिट्यूशन भी था। मोहनजोदड़ो में जला दिया जाता था मृत शरीरों को, और हड़प्पा में दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में क्रिमेशंस किए जाते थे, और जो हड़प्पा है वहां पर ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की जाती थी। लोथल और कालीबंगा में हमें युग्मित समाधान भी मिले हैं, हमें एक कपल ब्यूरियल्स भी मिले हैं। कई जगह पर लिखा है कि ये सती प्रथा के आरंभिक साक्ष्य है, जो नहीं अग्री होते हैं बहुत से इतिहासकार, पर लिख दिया है तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। समाज के बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है मोहरें, अर्थात सील्स। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है मोहरें। मोहर और मुद्रा दोनों में अंतर होता है। सील और करेंसी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है साथियों। जो मोहरें होती हैं, इनका प्रयोग मुख्य रूप से हम पहचान पत्र के रूप में करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कई जगह पर सील कर दिया जाता है, तो वहाँ शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं कि फैक्ट्री को सील कर दिया, घर को सील कर दिया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो मोहर मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में, अब हो सकता है लेन देन भी कर रहे हो, पर मुख्य रूप से मोहरों का जो प्रयोग है वो पहचान के लिए किया जाता रहा होगा। सील्स का प्रयोग प्राइमरली आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं, इंडस सिविलाइजेशन की जो सील हैं, वो सेल खेड़ी नाम के एक पत्थर से और मिट्टियों से बनाई जाती थी। स्टेटाइट नाम का एक स्टोन आता है और टेराकोटा से बनाई जाती थी साथियों। मोहरों में कई प्रकार की चीजें होती थी, जैसे उसमें ऊपर लिपि, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लिपि अर्थात स्क्रिप्ट होती थी, जिसमें ज्यामितीय चिन्ह, पशु पक्षियों के चिन्ह होते थे, ज्योमेट्रिक शेप और बर्ड्स और एनिमल की पिक्चर होती थी। और नीचे वाले भाग में भी अलग अलग तरह की आकृतियां, मानव की आकृति भी है, देवी की आकृति भी है, बैल, हम्प्ड बुल, कुबड़ वाले सांड की आकृति भी है, हाथी भी है। अलग अलग तरह की मोहरें बनाई गई, अलग अलग तरह की आकृतियां उसमें बनाई जाती थी। तो मोहरों में काफी सारी चीजें होती थी, मल्टीपल चीजें होती थी। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं मोहरों के बारे में। तो मोहरों में पशुओं की आकृतियां, ज्यामितीय चिन्ह और लिपि होती थी, एनिमल्स होते थे, ज्योमेट्रिक सिंबल होते थे और स्क्रिप्ट। सामग्री मुख्य रूप से सेलखेड़ी अर्थात स्टेटाइट का उपयोग किया गया। आकार वर्गाकार, अधिकांश जो मोहरें हैं 90% मोहरें वर्गाकार होती थी, स्क्वायर। कुछ कुछ जगह पर बेलनाकार और गोलाकार मोहरें मिली हैं। 90 to 95% सील्स वर स्क्वायर शेप। 90 से 95% जो मोहरें थी वो वर्गाकार थी। इसमें सबसे ज्यादा जो अंकन है वो एक श्रृंगी पशु का है, जिसे यूनिकॉर्न कहा गया है, और फिर उसके बाद कुबड़ वाला सांड, हम्प्ड बुल।
सबसे अधिक जिस जानवर को दर्शाया गया है वो ये जानवर है। ये जो जानवर आप देख रहे हैं इसे यूनिकॉर्न कहा गया है। एक सींग वाला पशु, कोई नाम नहीं है इसका, एक सींग वाला पशु या यूनिकॉर्न कहा गया है क्योंकि इसका एक ही सींग होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में सबसे ज्यादा जो दर्शाया गया है वो इसे एक सींग वाले जानवर को दर्शाया गया है। उसके बाद कुबड़ वाले सांड का नंबर आता है, उसके बाद हम्प्ड बुल आता है। और कुछ विशेष मोहरें भी हैं, जैसे पशुपतिनाथ की मोहर, बड़ी प्रसिद्ध मोहर है साथियों। पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदाड़ो से मिली है। जो पशुपतिनाथ की सील है ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसमें एक हिरण है, दोनों तरफ हिरण है। एक व्यक्ति है जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, योग के पोस्चर में बैठा हुआ है। ऊपर आप देखें कि मुकुट है। इसके अलावा यहाँ एक हाथी है, यहाँ एक बाघ बना हुआ है। इस तरीके से यहाँ एक भैंसा है और भैंसे के साथ साथ आप देख पाए तो यहाँ एक गैंडा भी बना हुआ है। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे पिक्चर्स उसमें बनाए गए। सबसे प्रसिद्ध मोहर जो है वो पशुपतिनाथ की मोहर है। वो पशुपतिनाथ की सील है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। वहीं हड़प्पा से हमें एक मोहर मिली है जहां स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, जहां प्लांट ग्रो हो रहा है विमेन के वॉर्म से, जो दिखाता है कि स्त्रियों को या देवी के रूप में पूजा भी जाता रहा होगा। तभी हमने कहा कि मात्र सत्तात्मक समाज था। तो मोहरों के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? 3000 से ज्यादा मोहरें मिली हैं। सेल खेड़ी स्टेटाइट पर अधिकांश मोहरें बनाई गई। मोहरों में ही लिपि होती थी, ज्यामितीय चिन्ह होते थे और पशुओं के चिन्ह होते थे। जनरली जो मोहरें हैं उसमें स्क्रिप्ट होती थी, जियोमेट्रिक सिंबल होते थे, एनिमल्स होते थे और कई कई जगह पर देवी या विशेष मानवों को दर्शाया गया है। विमेन्स को रिप्रेजेंट किया गया है और मेल्स को भी रिप्रेजेंट किया गया है। प्रमुख मोहरों में 2 मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हड़प्पा से मिलने वाली एक मोहर जिसमें देवी के पेट से पौधा निकलते हुए दिखाया जा रहा है, और दूसरा मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपतिनाथ सील फाउंड फ्रॉम दी मोहनजोदाड़ो। ये 2 प्रमुख मोहरें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। फिर आते हैं धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये वाला पॉइंट प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सभ्यता लौकिक थी, कुछ मात्रा में धार्मिक तत्व उपस्थित थे। सिविलाइजेशन ज्यादा वर्ल्डली थी, बट कुछ मात्रा में रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट थे। ध्यान से इस बात को समझना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह कहा गया है कि ये जो सभ्यता है, ये जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है, ये मुख्य रूप से साथियों एक लौकिक सभ्यता थी, एक वर्ल्डली सिविलाइजेशन थी। मतलब ज्यादा धर्म था लेकिन धर्म बहुत ज्यादा हावी नहीं था या धर्म का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। तो ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक साक्ष्य मिलते हैं पर धर्म का बहुत बड़ा रोल नहीं था। ऑल्दो religious evidences are found from Indus Valley civilization, but religion did not play major role. अब साक्ष्य क्या मिलते हैं धर्म के? जैसे ताबीज मिलती है तो बताते हैं कि हाँ लोग मानते थे अंधविश्वासों में। एक मूर्ति मिली है हमें, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं साथियों, ये एक पत्थर की मूर्ति है, एक पाषाण मूर्ति है जिसको एक पुजारी कहा गया, पुजारी जैसी मूर्ति है। जैसे अभी समझे कि लोथल, कालीबंगा और बनावली, यहां से हमें अग्नि कुंड, फायर पिट या फायर एल्टर मिले हैं जो दिखाते हैं कि ये विशेष तरह के धार्मिक अनुष्ठान हो रहे होंगे, कुछ रिलीजियस रिचुअल हो रहे थे। तभी लोथल, कालीबंगा और बनावली से हमें अग्नि कुंड मिले हैं। दूसरा, हमें पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता से मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। हमें मदर गॉडेस, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी हड़प्पा सभ्यता से हमें मातृ देवी की ऐसी प्रतिमाएं मिलती हैं। मदर गॉडेस की हमें प्रतिमाएं मिलती हैं। पीपल के पेड़ और कुबड़ वाले सांड की पूजा भी की जाती थी। वर्शिप ऑफ पीपल ट्री एंड हम्प्ड बुल, इनकी भी पूजा की जाती थी साथियों, दैट यू नीड टू रिमेंबर। और ये जो पत्थर की मूर्ति आप देख रहे हैं साथियों, ये मोहनजोदाड़ो से हमें पत्थर की एक मूर्ति मिली है। स्टेटाइट मटेरियल का प्रयोग किया गया है।
इसके बारे में इतिहासकारों के दो मत हैं। कुछ इतिहासकार इनको पुजारी बोलते हैं कि प्रीस्ट है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में पुजारी की मूर्ति कहां से मिली है, तो पुजारी की पत्थर मूर्ति, प्रीस्ट का जो स्टोन स्कल्पचर है वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। कुछ लोग इनको राजा बोलते हैं कि नहीं ये तो किंग रहे होंगे, जिस प्रकार का उनका चेहरा है, जिस प्रकार के वस्त्र उन्होंने पहने हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये राजा रहे होंगे, ये किंग रहे होंगे। तो बस याद रखिएगा कि ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं साथियों, ये सारी चीजें हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है, पत्थर की मूर्ति। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ हो गया। अब हम मृदभांड और मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे, पोटरी और स्कल्पचर के बारे में बात करेंगे। बस थोड़ा 2-3 टॉपिक और ये खत्म हो जाएगा। मृदभांड में हमें काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मृदभांड मिले हैं, मतलब लाल उनका रंग है और उनके ऊपर काले रंग की चित्रकारी की गई है। वो रेड है और उनके ऊपर ब्लैक से कुछ कुछ पेंट किया गया है। इन पर मोर, हिरण और कछुओं को चित्र बनाया गया है। पीकॉक, डियर और टॉर्टॉइस के अलग अलग पेंट बनाए गए हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि जैसे मान लें ये मटका है, ये पूरा का पूरा जो मटका है ये लाल रंग का है, रेड है। उसके ऊपर ब्लैक से कुछ कुछ तो हमने बना दिया है, कहीं मोर बना दिया है, कहीं हिरण बना दिया है, कहीं कछुआ बना दिया। अभी कछुआ इमेजिन कर लेना कि इस तरह से हमने कछुआ बना दिया है, तो अलग अलग चिन्ह हमने बना दिए हैं। मूर्ति कला 3 तरह की मूर्तियां बनाते थे। पत्थर की मूर्तियां अर्थात पाषाण, जिसे हम स्टोन कहते हैं। साथ में ये बनाते थे कांस्य की मूर्तियां, ब्रॉन्ज आइडल्स भी इन्होंने बहुत बनाई हैं। और तीसरा मिट्टी की मूर्तियां अर्थात टेराकोटा। तो 3 तरह के मटेरियल का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तांबे की भी बनाई है, कॉपर की भी मूर्तियां इन्होंने बनाई है। कॉपर तो पत्थर, तांबा, कांसा और मिट्टी, स्टोन, ब्रॉन्ज, टेराकोटा और कॉपर, ये सारी मूर्तियां इन्होंने बनाई हैं। ये सारे स्कल्पचर्स इन्होंने बनाए हैं। देखें, जो धातु की मूर्ति है अर्थात कांस्य और तांबे की मूर्ति, ब्रॉन्ज और कॉपर का आइडल बनाने के लिए इन्होंने जिस तकनीक का प्रयोग किया है उसे कहा जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। उसे मधुछिष्ट विधि कहा जाता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। क्या होती है जानने की जरूरत नहीं है। एक सांचा बनाया जाता है मोम का प्रयोग करके और उस सांचे में फिर धातु को डाल दिया जाता है और मूर्ति बन करके तैयार हो जाती है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां हमें मिली हैं, जैसे यहां से मैं आपको कुछ मूर्तियां दिखाऊं, तो आप देखें कि कोई भी मूर्ति बहुत ज्यादा, कैसे बताएं, कि परिष्कृत नहीं है। बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि फ्लॉलेस बनी हुई है। तो ये भारत में मूर्ति कला के आरंभिक चरण को दिखाता है। ये इंडिया में स्कल्पचर आर्ट के बहुत अर्ली फेजेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की मूर्तियां आपको बहुत फाइन नहीं मिलेंगी, बहुत फिनिश्ड नहीं मिलेंगी। ये आरंभिक चरण को दिखा रहा है। आपको बहुत कमियां दिखेंगी कि कभी नाक अच्छे से नहीं बनी है, ऐसी आंखों को ऐसे अलग से रख सा दिया गया है, बहुत प्रिसीजन नहीं है इस मूर्ति में। फिर भी प्रिसीजन है, बाकी मूर्तियों में आपको वो प्रिसीजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये इसलिए मैंने बता दिया कि स्टेटमेंट के तौर पर कई बार ये बात आ जाती है, तो आपको याद रखना है। प्रमुख मूर्तियों में मोहनजोदाड़ो से हमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो अभी आपने देखी। इसी के साथ साथ हमें एक संयुक्त पशु मूर्ति मिली है जिसमें शरीर भेड़ का है और सर हाथी का लगा हुआ है। पुजारी की मूर्ति मिली है। तो ये जो मूर्ति है ये ब्रॉन्ज आइडल है, ये अभी दिल्ली में रखा हुआ है साथियों, राष्ट्रीय संग्रहालय में। ये कांस्य मूर्ति है, ये ब्रॉन्ज आइडल है जो आप देख रहे हैं, ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। पत्थर की पुजारी मूर्ति, स्टोन का जो प्रीस्ट का आइडल है वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। मातृ देवी की प्रतिमाएं हमें पूरी सभ्यता से मिलती हैं, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन से हमें मदर गॉडेस के अलग अलग प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। इसमें आप देखें कि हड़प्पा से हमें एक हेडलेस ह्यूमन मिला है, बिना सर का मानव मिला है। लोथल से हमें एक कुत्ते की मूर्ति मिली है और चन्हू दाड़ो से हमें बैलगाड़ी की फोटो मिली है। बुलक कार्ट की फोटो नहीं, माफ कीजिए, बैलगाड़ी की हमें मूर्ति मिली है। बुलक कार्ट का हमें एक पूरा का पूरा वो
स्कल्पचर देखने के लिए मिलता है। ध्यान से एक बार इसको पढ़िए, बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। मैं रिकॉल भी करा देता हूँ सारी चीजें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब दो हिस्से हमारे और बचे हैं। एक है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, अर्थात इकोनॉमी किस प्रकार की थी। तो ये तो हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य बहुत विकसित अवस्था में था। जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका था। सभ्यता आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार करती थी। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का ट्रेड होता था। आंतरिक और बाह्य व्यापार का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदाड़ो है, यहाँ राखी गढ़ी है, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये जैसा मैंने कहा कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और राखी गढ़ी। तो एक तो ये आपस में व्यापार करते थे, एक दूसरे के साथ ये ट्रेड कर रहे थे, इसे हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और साथ में ये मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार कर रहे थे। इनका सबसे ज़्यादा जो विदेशी व्यापार है वो मेसोपोटामिया के साथ ही होता था। जो इनका हाईएस्ट फॉरेन ट्रेड है, जो सबसे अधिक विदेशी व्यापार है, वो मेसोपोटामिया के साथ ही होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा का प्रयोग किया गया है। इनकी मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली हैं। और एक बात और, सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी विदेशी व्यापार था ये हमेशा सरप्लस में ही था। ये हमेशा व्यापार आधिक्य में ही रहते थे। व्यापार आधिक्य का मतलब है कि ये निर्यात अधिक करते थे और आयात इनका कम था। इनका जो निर्यात है वो इनके आयात से बहुत अधिक था। इनका जो एक्सपोर्ट है साथियों, इट वाज ऑलवेज ग्रेटर देन इंपोर्ट। इनका जो एक्सपोर्ट है इट वाज ऑलवेज ग्रेटर देन इंपोर्ट। ठीक है, आइए समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उन्नत आंतरिक और बाह्य व्यापार था, एडवांस इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड था। सबसे अधिक व्यापार ये मेसोपोटामिया के साथ किया करते थे। जो इनका मैक्सिमम ट्रेड है वो मेसोपोटामिया के साथ था। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। पूरे जगह पर बार्टर सिस्टम ही प्रयुक्त करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग भी किया जाता था। मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी साथियों, याद रखिएगा। लोथल और मोहनजोदाड़ो से हमें हाथी दांत का तराजू मिला है। एक आइवरी स्केल मिली है हमें लोथल और मोहनजोदाड़ो से। आइवरी स्केल अर्थात हाथी दांत का तराजू। देखो, दो चीजें हैं। मापन प्रणाली इन्होंने बहुत अच्छे से विकसित कर ली थी। जो वेट एंड मेजरमेंट है वो अच्छे तरीके से विकसित था। जैसे हमें तराजू भी मिला है, हमें अभी हमने पढ़ा कि लोथल और मोहनजोदाड़ो से हमें हाथी दांत का बना हुआ तराजू एक मिला है। लोथल से भी मिला है, मोहनजोदाड़ो से भी मिला है। ये बांटों का प्रयोग भी करते थे, वेट का उपयोग भी करते थे, और जनरली वो 16 के गुणांक में होते थे। जैसे अभी हम 10 के गुणांक में बांट का प्रयोग करते हैं, ये 16 के गुणांक में बांट का प्रयोग करते थे। 16, 32, 48 इस रूप में प्रयोग करते थे। घन आकार के इनके बांट होते थे। क्यूब तरीक शेप में इनके वेट होते थे। इनका जो दिलमन बहरीन से भी इनका व्यापार था और मकरान से भी इनका व्यापार था। बहरीन के लिए दुलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है और मकरान के लिए मगन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये इलाके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये बहरीन और दिलमन वाले इलाके कहाँ हैं, किस रूप में हम व्यापार की बात कर रहे हैं। देखें, जैसे ये अगर वर्ल्ड मैप में आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे साथियों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इन पर्टिकुलर एरियाज की हम बात कर रहे हैं। ये तो पूरा इलाका मेसोपोटामिया का इलाका हो गया। जो इराक वाला इलाका है, यहाँ इराक वाला जो इलाका है साथियों, ये मेसोपोटामिया वाला इलाका हो गया। यहाँ जो बहरीन है, ये है बहरीन। तो बहरीन के लिए दिलुमन शब्द का प्रयोग किया गया है, दिलुमन। और ये मकरान तट है साथियों, दिस इज दी मकरान कोस्ट, ये पाकिस्तान वाले रीजन में। और ये ऊपर वाला जो इलाका है, ईरान इराक वाला इलाका, यहाँ आप देख पाए, यहाँ पर मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो इनके साथ इनका व्यापार हो रहा था, इनके साथ इनका ट्रेड हो रहा था, ये याद रखेंगे।
सबसे प्रमुख जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। सबसे अधिक जो इनकी आय होती थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होती थी। और बट नेचुरल सी बात भी है, कपास को उगाने वाले ये सबसे पहले लोग थे। सिंडन को प्रयोग करने वाले, कॉटन का प्रोडक्शन करने वाले या कल्टीवेशन करने वाले ये सबसे पहले लोग थे। तो यहाँ सूती और ऊनी वस्त्रों का अच्छा व्यापार होता था, विशेष रूप से सूती वस्त्रों का बहुत अच्छा व्यापार था। टेक्सटाइल या कॉटन टेक्सटाइल बहुत अच्छा यहाँ ग्रो हुआ था साथियों। उसके अलावा मनके बनाने के कारखाने जो हमें लोथल और चन्हूदड़ों से मिले हैं, बीड इंडस्ट्री, और सीप उद्योग जिसका प्रमाण हमें लोथल और बालाकोट से मिलता है। सीपियाँ होती हैं, समुद्र में मिलती हैं, उनका प्रयोग करके आभूषण बनाए जाते थे, उनका प्रयोग करके ये अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट बनाते थे साथियों। ठीक। और ये हमने डिस्कस किया था कि लोथल और चन्हूदड़ो दोनों से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है, दोनों से ही हमें बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली है। एक और छोटा सा बात है कि एक लिस्ट है कि कहाँ से कौन सी चीज मंगाई जाती थी। तो जनरली जो तांबा है, कॉपर है, ये तांबा राजस्थान के खेतड़ी वाले इलाके से मंगा रहे थे। लाजवर्द नाम का एक पत्थर होता है, ये अफगानिस्तान से आ रहा था। टिन मुख्य रूप से ईरान और अफगानिस्तान से आ रहा था। चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर की खदानों से प्राप्त होती थी। सीसा ये ईरान से मंगाते थे। शिलाजित हिमालय से मिलता था। गोमेद पत्थर जो है ये गुजरात से आता था। और गोल्ड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कर्नाटक से आता होगा। तो ये मैच द कॉलम के रूप में पूछा जाता है। विशेष तौर पर वो चांदी के बारे में पूछते हैं, तो चांदी हमें राजस्थान से मिली है। सोना दक्षिण भारत से, कर्नाटक से आता रहा होगा। लाजवर्द जो पत्थर है ये अफगानिस्तान से आता था। टिन ईरान और अफगानिस्तान से ये बुलाते थे। और गोमेद पत्थर जो है ये गुजरात से आता था। तो मैच द कॉलम के रूप में कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इंग्लिश में भी लिखा है तो परेशान नहीं होना है सारी चीज़ें। तो ये मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ इंपोर्ट की जाती थी, याद रखेंगे। चले, तो अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन की कहानी को हमें डिस्कस करना है कि इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हो गया। तो इसके पतन के पीछे की बहुत सारी वजह हैं और हर एक इतिहासकार ने अपनी अलग अलग वजह दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वास्तविक कारण बता देता हूँ। इतनी बड़ी सभ्यता के पतन होने का मतलब ये नहीं था कि यहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, कुछ कारणों की वजह से उन्होंने शहरों को खाली कर दिया और शहर को खाली कर करके वो अलग अलग जगहों पर चले गए। तो जब हम पतन की बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि शहरों का पतन कैसे हो गया, अर्बन सेंटर कैसे खत्म हो गए। कोई भी शहर तभी खत्म होगा जब व्यापार खत्म हो जाएगा। शहरों में व्यापार होता है, अगर व्यापार खत्म हो गया तो शहर अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये माना जाता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनसे पहले कृषि का उत्पादन कम हुआ, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हुआ, जिसका सीधा सीधा प्रभाव व्यापार पर पड़ा। व्यापार खत्म हो गया और व्यापार खत्म होने की वजह से, जो ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से, अल्टीमेटली शहर खत्म हो गए, अर्बन सेंटर खत्म हो गए। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं, यहीं से प्रश्न भी बनेंगे, लेकिन मैं आपको वास्तविक बात बताता हूं। रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर ने एक स्टडी की। आईआईटी खड़गपुर ने एक स्टडी की और आईआईटी खड़गपुर ने अपनी स्टडी में यह पाया है, जलवायु का अध्ययन करने के बाद, कि इस क्षेत्र में 900 सालों का एक बहुत लंबा सूखा पड़ा था। 900 ईयर का एक बहुत ही लंबा ड्रॉट आया था। 900 सालों तक यहाँ बारिश बहुत कम हुई और उस बारिश की कमी ने, बहुत लंबा पीरियड होता है 900 सालों का पीरियड, इस वजह से जब बारिश कम होने लगी, मिट्टी में नमी खत्म होने लगी, जल स्रोत सूखने लगे, तो लोगों के पास पलायन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लोगों के पास माइग्रेशन के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं था। तो सिंधु सभ्यता के पतन का जो सबसे बड़ा कारण है
वो पर्यावरणीय कारण है, अर्थात वो इन्वायरमेंटल रीजंस है। इन्वायरमेंटल रीजंस है जिसके तहत जलवायु परिवर्तन भी आता है, जिसके तहत क्लाइमेट चेंज भी आता है। अलग अलग वैज्ञानिकों का और इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता भौतिकवादी सभ्यता थी, एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी थी। ऑल्दो वो हर चीज अपनी उपयोगिता के हिसाब से ही उन्होंने बनाई है, लेकिन कृषि का विस्तार हुआ, बेतहाशा जंगलों को काटा गया, जिससे मरुस्थलीकरण बढ़ा, डेजर्टिफिकेशन बढ़ा। बारिश की कमी ने इस स्थिति को और भी अधिक भयावह बना दिया। अंततः कृषि का पतन हुआ, जिससे व्यापार का पतन हुआ और शहरों का विनाश हो गया। एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ। एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने की वजह से एट द एंड जो अर्बन सेंटर्स थे वो भी डिक्लाइन कर गए और पूरी की पूरी सभ्यता का पतन हो गया, पूरी सिविलाइजेशन ही डिक्लाइन कर गई। ये मुख्य कारण है। ये सवाल पूछा भी गया कि आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट में कितने सालों के सूखे की बात की गई है, तो 900 सालों का सूखा, 900 ईयर के ड्रॉट की बात की गई है साथियों। ठीक। अब ये अलग अलग इतिहासकारों के मत हैं। जैसे मार्शल मैके और एसआर राव का मानना है कि बाढ़ की वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। हो सकता है कुछ स्थान बाढ़ की वजह से खत्म हो गए हों, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में 7 बार बाढ़ आई, लेकिन सातों बार वो दोबारा भी बन गया। तो इतनी बड़ी सभ्यता जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हो, वो एक बाढ़ की वजह से खत्म नहीं हो सकती, फ्लड की वजह से खत्म नहीं हो सकती। पर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने बाढ़ वाला कंसेप्ट दिया था, तो मार्शल मैके और एसआर राव ने। आर्यों का आक्रमण, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने यह कहा कि आर्यों के आक्रमण की वजह से, आर्यों के इन्वेजन की वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई। पर यह बात भी सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि दोनों सभ्यताओं के बीच में लगभग लगभग आप देखेंगे तो 1000 से 500 सालों का एक अंतर है। बहुत लंबा अंतर देखने के लिए मिलता है साथियों। तो ये भी संभव नहीं है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई हो। आर आरएल स्टीन और अमलानंद घोष ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सभ्यता खत्म हो गई। बहुत सही भी है अमलानंद घोष ने। फिर जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, भू तात्विक परिवर्तनों की वजह से सभ्यता खत्म हो गई, ऐसा एमआर साहनी ने कहा है, लैम्ब्रिक ने कहा है और डेल्स ने कहा है। लैम्ब्रिक ने मलेरिया वाली बात भी बताई है कि महामारी फैल गई थी, तो महामारी से, क्योंकि मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं हमें। यहां पर यह कहा गया कि भूकंप आने की वजह से या प्लेटों के टकराव की वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई। पर वही बात है कि भूकंप से एक आध शहर खत्म हो सकता है, पूरे शहर खत्म नहीं हो सकते। तो लैम्ब्रिक, डेल्स और साहनी का ये मत है। महामारी का जो मत दिया है वो कनेडी ने दिया है। कनेडी ने महामारी का मत दिया है, याद रखना। पैंडेमिक की बात कनेडी ने की है और पर्यावरण परिवर्तन की बात दिमित्री एव नाम के पुरातत्वविद ने की है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। मैच द कॉलम के रूप में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। पर सबसे बड़ा कारण अगर आपसे कोई कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हो गया, तो इसका सबसे प्रमुख कारण था जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय असंतुलन, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में 900 सालों का एक लंबा सूखा पड़ा और इतनी विशालकाय सभ्यता, दुनिया की सबसे विकसित शहरी सभ्यता का पतन हो गया साथियों। तो वही थ्योरी है कि जो दुनिया में आया है, कितना भी अच्छा हो, वो एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये इतिहास का मेरा पर्सनल फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि हर एक बिंदु अब आपके दिमाग में क्लियर होगा, एक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। जितने ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, देखो ना आपको नोट्स बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत अच्छे से पीडीएफ पढ़ो, अगर समय है तो बना लो, आपके ऊपर है। लेकिन जितनी ज़्यादा बार आप पीडीएफ पढ़ोगे, लेक्चर कम से कम 2 बार देखोगे सुनने के बाद, और एमसीक्यू 2 से 3 बार लगाओ। जैसे जितने लोग क्विजेज लगा रहे हैं ऐप में, वो 2-3 बार क्विज लगाया करो। एक बार आज लगा ली, 1-2 हफ्ते के बाद। साथियों, आपका काम सिर्फ इतना है कि लेक्चर देखो, पीडीएफ पढ़ो,
एमसीक्यू लगाओ, रिवीजन करो। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास मानिए, यहाँ से बाहर 80% सवाल आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको का सपोर्ट भी मिल रहा है, ऐसे सपोर्ट करते रहें। आपके कमेंट हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे पर्सनली, तो इसी तरह से आप चीज़ों को पढ़ते रहें, समझते रहें और सपोर्ट करते रहें साथियों। एक बात मैं और बता दूं कि हमारे कोर्सेज हैं शुभम गुप्ता एकेडमी हमारी एप्लीकेशन पर, उसमें एमपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, हिस्ट्री इकोनॉमी का एक स्पेशल बैच जो एमपीपीएससी के लिए है, और जीके जीएस का एक फाउंडेशन बैच है अलग से। ये आप एनरोल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ से जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं साथियों। पीडीएफ हमारे चैनल पर मिलेगी, शुभम गुप्ता पीडीएफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।